दोस्तों, आज इस लिखावट के इस ऑनलाइन गोष्ठी में हिंदी के सुपरिचित कवियत्री कात्यायनी जी हैं। हम उनकी कविताएं सुनेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। चूँकि ऑनलाइन लिखावट में पहली बार आई हैं, तो मैं आप सबको उनका परिचय देना चाहूँगा। बहुत बरसों पहले कात्यायनी जी लिखावट में कविता पाठ कर चुकी हैं। उनको याद होगा, लिखावट ने उनको बुलाया था और तब आई थी। शायद उस समय गोरखपुर में रहती थी। जी जी, बहुत पुरानी बात हो गई। बहुत पुरानी बात हो गई। तो कात्यायनी जी बहुचर्चित कवियत्रियों में हैं, कवियों में हैं, ऐसा कहना उचित होगा। आपका जन्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में। निम्न मध्यवर्गीय परिवार कहते ही हम उन संघर्षों के बारे में सोचने लगते हैं जिससे एक व्यक्ति को, एक कवि को गुजरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आप 1980 से सांस्कृतिक राजनीतिक सक्रियता में हैं और ये सांस्कृतिक राजनीतिक इनिशिएटिव समाज को इवॉल्व करने में मदद करे, इस तरह की उनकी कोशिशें लगातार रही हैं। 1986 से कविताएं लिखना और वैचारिक लेखन प्रारंभ किया। कुछ अखबारों में पत्रकारिता भी की। हिंदी की लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित हैं। अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश और नेपाली भाषाओं में कविताएं उनकी अनुवादित हो चुकी हैं। भारतीय भाषाओं में बंगला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मैथिल में उनकी कविताएं, रचनाएं अनुदित प्रकाशित हुई हैं। कई विश्वविद्यालयों में इनकी कविता और गद्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पर कई लोगों ने शोध किया है। पुस्तकों की बात करें तो इनके कविता संकलन हैं चेहरों पर आँच, सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। कुछ और किताबें हैं स्त्री प्रश्न, समाज, संस्कृति और साहित्य पर केंद्रित निबंधों की, जैसे दुर्ग द्वार पर दस्तक, षड्यंत्ररत, मृतात्माओं के बीच, कुछ जीवंत कुछ ज्वलंत, प्रेम, परंपरा और विद्रोह। अपने पाश, पंजाबी कवि पाश की कविताओं का हिंदी में संकलन तैयार किया है। राजकमल विश्व क्लास की श्रृंखला का संपादन किया है, जिसमें अब तक 28 विश्व प्रसिद्ध कृतियां प्रकाशित हैं। तो इस तरह से एक विपुल साहित्य कात्यायनी जी ने हिंदी भाषा को दिया है। कई पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं।
जैसे शरद बिल्लौरे पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, अपराजिता पुरस्कार, मुकुट बिहारी सरोज सम्मान, केदारनाथ अग्रवाल पुरस्कार। फिलवक्त वो लखनऊ में रहती हैं और अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाती हैं और आज हम लोगों से जुड़ी हैं। तो मैं कात्यायनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच संभाले। कात्यायनी जी। नमस्कार मिथिलेश जी। लिखावट का और मिथिलेश जी का बहुत बहुत आभार कि दूसरी बार लिखावट के मंच पर मैं उपस्थित हो रही हूँ और बहुत कम नोटिस पर हम लोगों ने आज की नोटिस पर ही हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। इसलिए अगर बहुत सही तरीके से चीजें ना आ पाए तो मुझे पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के समय में तो हम लोग जी रहे हैं, इसलिए अपने समय की बात तो हम लोग कर ही सकते हैं। और हमारे समय में तो खास तौर से साहित्य और संस्कृति की दुनिया में जो लोग उपस्थित हैं और इस जो सक्रिय रूप से साहित्य और संस्कृति को कर रहे हैं और जो उसमें एक पाठक के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर और तमाम चीजों से जो उपस्थित है, उनसे जरूर मैं कुछ बहुत चंद शब्द कहना चाहूंगी। और आज के समय के बारे में बातें हम मेरी हो सकता है थोड़ी बिखरी बिखरी हो, इसके लिए मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया है। तो दोस्तों, आज के जिस अंधेरे दौर में से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं और जिसे हम फांसीवादी दौर कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक हम आज एक नए फांसीवादी उभार के ऐतिहासिक गवाह बन रहे हैं। आज का यह समय और हमसे कह रहा है कि आप बातों को सीधे सीधे, सच को सीधे सीधे बेलाग लपेट कहें। तो यह जो फासिस्ट समय है, यह जो फासिस्ट समय है, वो दरअसल हम सभी से अपना, हमारा जो, हमारी जो स्मृतियां हैं, हमारे जो भविष्य स्वप्न हैं, वह छीने ले रहा है और हमारा वर्तमान, उसको उसने खून में, गंदगी में और अंधेरे में लपेट लिया है। ऐसे अंधेरे समय, ऐसा अंधेरा जो समय है, यह फासिस्ट जो समय है, यह हमसे यह मांग कर रहा है, हम लेखकों, संस्कृति कर्मियों से भी यह मांग कर रहा है कि आज के इस चुनौतीपूर्ण कठिन समय में हम सच को सच की तरह बेलाग लपेट कहें और जो फासिस्ट ताकतें हैं उनके विरुद्ध तन कर खड़े हों। लेकिन उस पर मैं बाद में आती हूँ कि जैसे जनता की मुक्ति, जन मुक्ति संघर्षों में कला और साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका की समझ न होने के चलते हम अक्सर यह कहते हुए पाए जाते हैं कि एक कलाकार या एक लेखक भला हत्या के पूरे एक तंत्र को चुनौती कैसे दे सकता। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इतिहास बोध में कमी है। हम उस ऐतिहासिक दौर को भूल चुके हैं कि कलम की नोक बंदूक की नोक का सामना कैसे करती है और जो निरंकुश सत्ताधारियों के जो कानूनी शब्द हैं, आजाद शब्द उसका सामना कैसे करते हैं। इसे अगर हमें जानना हो तो नगुगी वा थेंगो की पुस्तक कलम, बंदूक की नोक और सपने,
को देखा जाना चाहिए, जिसे नगुगी ने बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया है। और नगुगी से लेकर केन सारोविवा से लेकर पाब्लो नेरूदा से लेकर लोरका से लेकर ब्रेक से लेकर कितने नाम गिनाए जाए, हावर्ड फास्ट से लेकर राल्फ फॉक्स से लेकर कितने नाम गिनाए जाए, जिन्होंने व्यवहारिक जीवन में भी उन फांसीवादी शक्तियों का सामना करते हुए सिद्ध किया है कि कलम की नोक जो है वो बंदूक की नोक का सामना बखूबी करती है, और उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है वह भी देने में वह कभी पीछे नहीं रही है। इसलिए उस इतिहास को आज याद किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या क्या है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान आप देखिए कि हमारा देश हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ के तेज और उग्र फासिस्ट उभार का साक्षी रहा है। और ठीक ऐसे दौर में कला साहित्य की प्रगतिशील जनपथ धारा जो थी, उसका एक बड़ा हिस्सा वो इन क्रूर सच्चाइयों से मुंह मोड़कर बारीक तराश और रेशमी कतान का हुनर साधते हुए कलावाद के विभिन्न रूपों के साथ कहीं छिपे तौर पर और कहीं खुले तौर पर रंगरेलियां मना रहा है। और वैचारिक उस पर अगर देखें कि और हमारी कला साहित्य की दुनिया में एक आपराधिक किस्म के समझौते और दुरंगापन लगातार दिखाई देता रहा। जब लेखकों और कलाकारों को इस क्रूर फासिस्ट समय का सामना करने के लिए अपने कलम की ताकत से और अपने व्यवहार से सड़क पे भी उतरकर हमें अपने उन क्रांतिकारी पूर्वजों को, जिसके वारिस हम अपने आप को मानते हैं, उस जीवन को अपना आदर्श मानकर, उस जीवन को अपना मार्गदर्शक मानकर हम वो काम करें। उसकी जगह आज कला और साहित्य की दुनिया तमाम तरह के दुरंगेपन, आपराधिक के समझौतों में लिप्त दिखाई देती है। और वैचारिक तौर पर आप देखिए तो जो उत्तर विचार सरणियां हैं, वैचारिक तौर पर कला साहित्य की दुनिया उत्तर विचार सरणियों और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के भूल भुलैया में आंख मिचौनी खेल रही है। तो वैचारिक धरातल पर भी आप देखिए, व्यवहारिक धरातल पर भी आप देखिए, रचनात्मक धरातल पर भी आप देखिए, तो बहुत ही बुरी स्थिति है इस समय साहित्य और संस्कृति की दुनिया में। ऐसे समय में जो लोग साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, जो लोग चुप हैं, जो लोग इसमें लिप्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं बोल रहे हैं, सच को सच की तरह नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, वो भी कि कहीं ना कहीं इस अपराध के भागीदार हैं। और जाहिरा तौर पर इस जिस फासिस्ट, आज के नए फासिस्ट दौर के ऐतिहासिक गवाह हम बन रहे हैं, उस दौर में हमारा व्यवहार, हमारा लेखन, हमारा विचार, इन सारी चीजों की ऐतिहासिक इंदराजी भी हो रही है। इतिहास इसका फैसला करेगा और जरूर करेगा। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात कि वामपंथ का जो एक बड़ा हिस्सा है वो आज बुर्जुआ लिबरल और सोशल डेमोक्रेट है, जो यह नहीं समझ रहा है आज कि नेहरूवादी किंसियाई नुस्खों का दौर समाप्त हो चुका है, उसे वापस लौटाया नहीं जा सकता है। जो नेहरूवादी किंसियाई दौर था उसे आज हम वापस नहीं लौटा सकते हैं। तो ये जो वामपंथ का जो बड़ा हिस्सा है वो कभी कांग्रेस में अपने नायक की तलाश कर रहा है, कभी कहीं और अपने नायक की तलाश कर रहा है, और नए नए नायकों की तलाश में कथित वामपंथियों का यह वैचारिक दिवालियापन जिस रूप में सामने आ रहा है, जितना स्पष्ट हो रहा है, ये इसके लिए बहुत खुली आंखें भी नहीं, निम्नलित आंखों से भी इसको महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। सवाल बुनियादी उन नीतियों का है कि जिस पर ये प्रगतिशील वामपंथी का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि
वो ये भूल जाते हैं कि ये जो नौ उदारवाद की जो नीतियां हैं, जिसकी तार्किक परिणति यह फांसीवाद है, उन नौ उदारवाद की नीतियों को लाने वाला और लागू करने वाला कांग्रेस ही था। उसकी शुरुआत जो है उसी ने की थी। और आप देखिए कि अभी छत्तीसगढ़ के जो हमदेव का जंगल काट कर इतने लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है, या मध्य प्रदेश में अदानी का आना और वहां पैसा लगाने की बात करना, इन सारी चीजों पर तो कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, समर्थन ही कर रही है। और वो छत्तीसगढ़ के जंगल पर इतने सारे वो हो रहे हैं, उस पर भी कुछ नहीं बोल रही है। इससे ये क्या बताता है? ये बताता है कि यह नौ उदारवाद की नीतियों को लागू करना आज पूंजीवाद की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने में सभी पार्टियां लगी हैं, मतलब सभी पार्टियां उसको लागू करेंगी। और क्योंकि जो भी लोग हैं इन बुनियादी नीतियों की बात नहीं करते हैं, और कल्याणकारी राज्य का सपना देखना मतलब वो तो अब असंभव ही हो चुका है। और बुर्जुआ वर्ग के सामने तो और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने पूंजीवाद के संकट से उबरने के लिए, उसके सामने एक ही रास्ता है कि वो फासिस्ट उपादानों के सामने वो झुकता जाए, और वो झुक रहा है। दूसरी बात कि आज कला और साहित्य के दुनिया में भी तमाम लेखक और कलाकारों को भी फासिज्म के उदय के पीछे के कारणों को अगर वह नहीं समझता है, तो साहित्य और कला की दुनिया में उसका परावर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए आज सबसे जरूरी है कि फासीवाद के उभार के क्या कारण है, उसकी एक समझ बनाई जाए, जिस समझ का बहुत अभाव दिखता है। क्योंकि फांसीवाद क्या है? फांसीवाद तो एक आधुनिक परिघटना है, ये कोई पुरानी चीज नहीं है, यह आधुनिक परिघटना है। इसको फांसीवाद क्यों, इस पर बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं, हिंदी में भी आ चुकी हैं, अंग्रेजी में तो खैर बहुत ज्यादा है। तो फांसीवाद जो है वो एक आधुनिक परिघटना है, और पूंजीवादी व्यवस्था के संकट काल में यह समूचे इजारेदार पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है। फांसीवाद समूचे इजारेदार पूंजीवाद की सेवा करता है, और बदले में यह पूंजीवाद जो है उसका पूरा समर्थन करता है फांसीवाद का। ये आप रोज रोज जो पेपर भी पढ़ता है वो भी समझ जाएगा किस तरह से समर्थन करता है, किस तरह से भाजपा जैसा फांसीवादी संगठन किस तरह से सत्ता में आया, पूंजीपतियों के पैसे, बेशुमार पैसा किस तरह से लगा, भाजपा कैसे उसके पक्ष में किसी भी रूप में जाकर कैसे काम कर रही है। इन सारी परिघटनाओं को कोई ऐसा ये गंभीर चीज नहीं है जो रोज रोज हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो वो पूरा समर्थन करता है, या पूंजीपति वर्ग उनका समर्थन करता है, और यह फांसीवादी संगठन है समूचे उजारेदार पूंजीपति वर्ग की सेवा करती है। दूसरी बात है कि यह एक राजनीतिक प्रवृत्ति है। फांसीवाद एक राजनीतिक प्रवृत्ति है, जो सत्ता में रहे या न रहे, जब तक यह संकट रहेगा, वित्तीय पूंजी का, पूंजीवाद का यह संकट जो है रहेगा, समाज में फासिज्म मौजूद रहेगा। इसको आज समझने की जरूरत है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि यह एक घोर प्रतिक्रियावादी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन होता है फांसीवाद, जिसका जो पूंजीवाद की मार से जो उजड़ गया है समाज का, जो मध्यवर्गीय संस्तर है, उनके बीच इनका सामाजिक आधार मौजूद होता है, और उस मध्यवर्ती संस्तर तक इनका सामाजिक आधार मौजूद रहता है। इसके अलावा समाज के जो लंपट सरभारा हैं, उनको ये स्टार्म ट्रूपर्स की तरह से अपने संगठनों में शामिल करते हैं, अपनी गुंडा वाहिनियां तैयार करते हैं। उनके बीच से लेके आप तमाम देख लीजिए कि किस तरह से तमाम उनके जो संगठन है सड़कों पर कैसे नंगनाच करती है, विभिन्न मौकों पर किस तरह से करती है, वो सारी चीजें हमारे सामने है। तीसरे जो है ये फासिस्ट आंदोलनों का जो नेतृत्वकारी संगठन होता है वो कैडर आधारित होता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और अन्य पार्टियों से ज्यादा प्रभाव इसके भीतर है। अन्य जो बुर्जुआ पार्टियां हैं वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो फांसीवादी संगठन है ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और अन्य बुर्जुआ पार्टियों से ये ज्यादा प्रभावी होती है।
ये अपने काम को ज्यादा प्रभावी तरीके से, ज्यादा निरंकुश तरीके से, ज्यादा कुशलता से लागू करती है। और तीसरे जो मध्य वर्ग का जो तबका, मध्य वर्ग का जो हिस्सा पूंजीवाद के संकट से उजड़ रहा, पूंजीवाद के संकट से मध्य वर्ग का जो तबका उजड़ रहा है और तबाह हो रहा है, और साथ ही केवल तबाह ही नहीं हो रहा है, वो मेहनत कश वर्ग से दूर भी है, मजदूर वर्ग से वो दूर भी होता है। उनके भीतर ये फांसीवादी संगठन तरह तरह की मिथ्या चेतना बढ़ते हैं और उन्हें अपने साथ खड़ा करते हैं। कैसे मिथ्या चेतना बढ़ते हैं? वो मतलब वो इनके भीतर एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करते हैं, एक पराया खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये जो संकट, ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर आ रही है, इसका कारण जो है ये मुसलमान है, इसका कारण जो है ये मजदूर वर्ग का और ये जो संघर्ष है और वो है, वो सब इसका कारण है। तो उनसे उसको वो दूर करते हैं और इन्होंने समाज के कई जगहों पर अपनी खंदकें खोद रखी हैं, जगह जगह, शाखाओं के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, घर घर में पहुंचकर तमाम तरह के संगठन करें, इन्होंने अपनी खंदकें खोद रखी हैं और अपने बंकर बना रखे हैं। तो सवाल ये है कि जब आप ये इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप कहेंगे कि भाई राहुल गांधी कितना ये कर, लेकिन राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में जो जंगल काटे जा रहे हैं उसके बारे में तो राहुल गांधी ने एक भी शब्द नहीं बोला, कांग्रेस ने एक भी शब्द नहीं बोला। अदानी के बारे में समर्थन में ही बोला कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो तो करेगा ही। आप जहां पर लाखों लोग उजाड़े जा रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर तो आप नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो नीतियां आपकी भी है और तमाम पुरजुआ पार्टियों की वो नीतियां हैं। तो उन नीतियों के खिलाफ जाकर कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होगी। तो बुनियादी बात ये समझने क्या है कि सवाल इस या उस पार्टी के सत्ता में आ जाने से नहीं है, ये पूंजीवाद का, वित्तीय पूंजी का आर्थिक संकट है जिसने फासिज्म को पैदा किया है। तो कोई भी पार्टी आएगी वो जो है इन नीतियों को लागू करेगी। हाँ, एक फासिस्ट पार्टी जो है उसको धक्के के जोर पर बिना कुछ सोचे लागू करेगी, दूसरी पार्टियां थोड़ा धीरे धीरे लागू कर सकती है, ये फर्क हो सकता है। तो तमाम लेखक, बुद्धिजीवी, वामपंथी, तमाम लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ कि आजकल लोग एकदम दीवाने होते जा रहे हैं राहुल गांधी के और उनके, की जैसे आ जाएंगे तो सारी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, ये सारी चीजें होगी। तो मुख्य बुनियादी सवाल है कि इस चीज की, फांसीवाद की एक सुसंगत समझ बनाना बहुत जरूरी है। और उसके फांसीवाद के इसी दौर में वह क्यों आया, इसके उदय के कारणों की समझ बनाए बिना हम उसका परावर्तन अपने कविता के, कला की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में भी नहीं कर सकते। फिर हम कुछ इसी पॉपुलर किस्म की चीजें जो है वो करते रहेंगे। और जैसे अब इन सारी स्थितियों में सांस्कृतिक प्रतिरोध जो है वो बहुत जरूरी है कि सांस्कृतिक प्रतिरोध के वर्चस्व, जो वर्चस्व है उसके बरक्स एक प्रति वर्चस्व खड़ा करना होगा। उन तमाम क्रांतिकारी प्रगतिशील ताकतों को भी अपनी बंकरें खोदनी होगी, अपनी खंदकें खोदनी होगी और इन फासिस्ट ताकतों के सामने, आमने सामने मोर्चा लेना होगा। इसमें जाहिरा तौर पर लेखकों, साहित्यकारों की भी भूमिका जो जहां पर है वहां वहां उसकी उस रूप में भूमिका में बनेगी। यह केवल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक सवाल भी है। तो वहां वहां पर उनको ये किया जाएगा और इस तरह का एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा करना किया जाए। और सोचना होगा हम लेखकों, सांस्कृतिक कर्मियों को कि इसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है और हमें क्या क्या उस रूप में अपनी भूमिका सोचकर अपने को तैयार करना होगा, पूरे लेखक समुदाय को तैयार करना होगा। और यह समय हमसे लोरका, वॉल्टर बेंयामिन, ब्रेख्ट, नाजिम हिकमत, नेरूदा की तरह खड़ा होने की मांग कर रहा है कि हम उनकी तरह से सोचें, उनकी तरह उनके समय से ज्यादा बड़ा संकट, वो घोषित संकट था या अघोषित है, लेकिन उससे ज्यादा हो रहा है। गुजरात में जो हुआ और जर्मनी, क्या फर्क, उससे ज्यादा बड़ी चीजें। जब गर्भ चीर कर जो है वो बच्चे को निकाल कर त्रिशूल पर लटका के घुमाया गया, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़कर उनकी पूजा की जा रही है, सारी चीज, उससे बड़ी चीजें हो रही है। लेकिन घोषित तौर पर नहीं, घोषित जनवाद के आवरण में ये सारी चीजें, सारे खेल खेले जा रहे हैं, सारे इस तरह की चीजें। तो उस चीज को बहुत जरूरी है और इसको हम केवल मानवतावादी गुहार करके
मोमबत्ती जला के, कबूतर उड़ाकर, सर्वधर्म सद्भाव की बात करके नहीं हम इस फांसीवाद से लड़ सकते हैं। इस फांसीवाद के खिलाफ आपको मोर्चा लेना होगा, उन ताकतों को एकजुट करना होगा। उसी तरह से आपको तो तमाम जो प्रगतिशील क्रांतिकारी काडर फोर्स है उनको लेकर बंकरें खोदनी होगी, उनके आमने सामने का मुकाबला करना होगा। और फांसीवाद जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखकर लेखक भी अपने लेखन के साथ न्याय कर सकता है, क्योंकि लेखन केवल आपकी व्यक्तिगत चीज नहीं है, लेखन लोगों के बीच जाता है तो लोगों के मानस को भी प्रभावित करता है, उनको शिक्षित करता है। उनको ये सारे काम लेखकों को करना चाहिए। ऐसे पर्चे पंपलेट बांट कर जाकर मजदूर बस्तियों में बांटना चाहिए, ऐसे दीवार अखबार लगाना चाहिए, ऐसे कविता पोस्टर लगाने चाहिए, ऐसे चौराहों नुक्कड़ों पर खड़ा होकर आपसे ये थोड़ी मांग कर रही है कि आप एक्टिविस्ट बन जाइए, लेकिन एक लेखक होने के नाते जितना एक्टिविज्म जरूरी है उतना एक्टिविज्म तो लेखक एक ईमानदार और अगर वो नहीं करेगा तो फासिज्म आ गया, हो गया, ऊपर ही सब रख सकते हैं। कोई फासिज्म को इससे फर्क नहीं होता है कि आप जाके जो एक जगह बैठ गए, आपने मोमबत्ती जुलूस निकाल दिया, इससे फासिज्म के कान में माने एक तिनका कुछ भी नहीं होगा उसका। जो असली चीज है, पहली बात इतिहास को जानिए, आज के समय फासिज्म के उदय के कारणों को जानिए, इतिहास में फासिज्म को किसने पराजित किया था, मेहनत का स्वर्ग ने पराजित किया था, और आगे की मेहनत का स्वर्ग ही करेगा। लेकिन उसके साथ अगर आपकी एकजुटता है और आप अपने को एक जनवादी प्रगतिशील वामपंथी कवि लेखक कहते हैं, तो आपके 360 दिनों में कम से कम 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो ऐसा बनता ही है कि आप उनके बीच जाइए, अपने लेखन के लिए भी जाइए और आज के समय का प्रतिरोध करने के लिए, आज के समय में प्रतिरोध करने वाली ताकतों के साथ खड़ा होने के लिए। इतना इतना भी नहीं करेंगे तो फिर किस बात के लेखक है भाई? तब फिर आप उनका नाम क्यों लेते हो बिला वजह उनका भी नाम? आपको तो पद चाहिए, पीठ पुरस्कार और वो सारी चीज चाहिए, उसमें आपने अपना पूरा वो लगाया हुआ है। इसी बात को जो सीधे कह देता है वो कहेंगे अरे भाई वो तो एक्टिविस्ट है, वो बोल सकती है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेखन को एक्टिविज्म की नहीं जरूरत है। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, एकदम उसकी बात है। दूसरे ये क्या होता है, आप अपने दायरे में घुसने नहीं देते हैं, बाहर किए रहते हैं। क्यों? साफ साफ दो टूक बात, क्योंकि मन में चुभ रहे, मन में चीजें, तो इसलिए आप आदि नहीं है साफ साफ दो टूक बात सुनने के लिए। कि एक लेखक के तौर पर आपकी जो ड्यूटी बनती है, एक लेखक के तौर पर आपके अंदर जितनी ईमानदारी है उतना जो है आपको करना चाहिए, वरना ये कहना बंद कर देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी, मैं बहुत फैला के तो मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन हाँ नुक्तों वाइज मैंने कहा कि हाँ फासिज्म की एक समझ बनानी बहुत जरूरी है। हम अपने जो हमारे पूर्वज क्रांतिकारी लेखक थे उनके जीवन को अगर हम सही समझते हैं और उनका वारिस अपनों को मानते हैं, तो उतना नहीं तो कम से कम उसका 10% तो आप करिए। नहीं तो फासिज्म तो कल आपके घर में भी घुसेगा भाई। आप तो खाली धरना बैठे तभी आपके घर में घुसेगा, आज नहीं कल घुसेगा, यही होगा ना। तब वही पास्टर निमोलर वाली बात हो जाएगी कि पहले उनके लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला, उनके लिए आए नहीं बोला, उनके लिए आया नहीं बोला, मेरे पास आए, मेरे लिए आए तो कोई बचा ही नहीं था बोलने को। वही वाली चीज होगी और होगी इस देश में, आप देखिएगा। अगर हम लोग जिंदा रहे तो हम लोग के सामने ही होगा ये सब। तो लेखक अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है, और लेखक सच सुनने का आदी नहीं है। आप किसी लेखक की वैचारिक चीजों पर उसको पर्सनल धरातल पर लेता है, आप किसी लेखक के वैचारिक धरातल पर आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर उससे बाहर कर दिए जाएंगे। वही लेखक बोल सकता है जो एकला चलो वाले उस पर चले, कि सच बोलेंगे चाहे जो भी हो जाए, वही लेखक सच बोल सकता है, इस उससे नहीं। और जिससे कुछ पाना ना हो साहित्य से, केवल वो दे सकता है। जिसका लेखक हुआ है, जिस जनता का, जिस मेहनत का वर्ग का वह लेखक है और अपने को कहता है, बस वही उसके साथ है और वो सच बोलेगा। और ऐसे लोग आप भी जानते हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी जानते होंगे, गिनती पर गिने जाने वाले लोग। आज तो अब उसके बारे में क्या, उसके बारे में बात करने लगे 2-4 दिन बीत जाएगा एक उदाहरणों से। तो इसलिए इस चीज को आज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और इसकी समझ को बनाए बिना हम
फांसीवाद कहते रहे, कीर्तन करते रहे, उसकी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मैं यही अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। तो अब कविता पर आते हैं। बहुत आ, सबके लिए बहुत ही प्रेरक बातें आपने कही, और सोचने समझने की जो बात आपने कही, वो मुझे लगता है लोगों के मन पर इसका असर पड़ेगा। तो अब हम लोग कविता की ओर चलते हैं और आपसे कविता पाठ का अनुरोध करते हैं। जी मिथिलेश जी, मैंने कुछ छाटा तो नहीं है, मैं इस बार देखती जा रही हूँ जो जो सामने तुरंत आएगा, उसमें टाइम भी हाँ, लगता है, करें तो करें। मैं उसको आपको पहले तो कुछ आपको वो सुना दे रही हूँ, पुरानी एक दो कविता, फिर उसके बाद। क्योंकि आज के समय पे ही बात हो रही है, तो मैं उसी से शुरू कर रही हूँ जी। पहला। कविता का शीर्षक है आस्था का प्रश्न। तर्क नहीं होता आस्था के प्रश्न पर, तर्क नहीं होता आस्था के प्रश्न पर, आस्था का न्याय से कोई संबंध नहीं होता। आस्था का न्याय से कोई संबंध नहीं होता। आंखें नहीं होती आस्था की, आंखें नहीं होती आस्था की, कुछ भी कर सकती है। सड़कों पर नाच सकती है डायनों सी, खप्पर में पीती हुई बच्चों का खून। सड़कों पर नाच सकती है डायनों सी, खप्पर में पीती हुई बच्चों का खून। विकट रूप धर बस्तियों को राख करती दिल्ली तक जा सकती है, और मच्छर बन मतपेटियों में समा सकती है। भीम रूप धर संसद में प्रवेश पा सकती है। तर्क को सैकड़ों फुट नीचे दफन कर सकती है आस्था। इतिहास की कपाल क्रिया कर अपने तथ्य खुद गढ़ सकती है। आस्था केवल बहुमत का अधिकार होती है। आस्था केवल बहुमत का अधिकार होती है। आस्था उन्माद की अम्मा होती है। मतदान यज्ञ की कृत्या होती है आस्था। रहना चाहते हो यदि इस मुल्क में, तो आस्थावान बनो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। रहना चाहते हो यदि इस मुल्क में, तो आस्थावान बनो। महान पूर्वजों के वारिस महान बनो। अगली कुछ पंक्तियां हैं। नए राम राज्य का फरमान। संदेह करने वाले को उम्र कैद, संदेह करने वाले को उम्र कैद, तर्क करने वाले को फांसी। अल्पमत पर बहुमत का धर्मराज्य, नास्तिकों को सूली। संदेह करने वाले को उम्र कैद, तर्क करने वाले को फांसी। अल्पमत पर बहुमत का धर्मराज्य, नास्तिकों को सूली। इन सब को दैहिक दैविक भौतिक ताप से पूर्ण मुक्ति। अब मैं आपको इधर की कुछ कविताएं सुनाती हूँ। एक कविता है, बिल्कुल सुना दे रही है। फादर स्टेन स्वामी को और इस अंधेरे दौर की तमाम शहादतों और आम लोगों की गुमनाम मौतों को याद करते हुए। पतझड़ की इस वीरानगी में बैठे नहीं रहना होगा। पतझड़ की इस वीरानगी में बैठे नहीं रहना होगा। हाथ पर हाथ धरे शहादतों की खाद जीवन वृक्षों की जड़ों के पास डालनी है। शहादतों की खाद जीवन वृक्षों की जड़ों के पास डालनी है। सड़कों पर बहते खून को व्यर्थ नहीं होने देना है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। बहते खून को व्यर्थ नहीं होने देना है। इसे क्यारियां बनाकर उन वृक्षों की जड़ों तक पहुंचाना है। इस खून का रंग एक दिन फूटती कोपलों की लाली में झलकेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खून का रंग एक दिन फूटती कोपलों की लाली में झलकेगा। विश्वास रखो, वह दिन आएगा ही आएगा, जब लाल दहकते फूलों से भरी इस घाटी में
लुका छिपी खेलते बच्चों के लिए यह सोच पाना भी मुश्किल होगा कि यहाँ कभी मृत्यु उत्पत्ति का हुआ करती थी। अगली कविता है, अब मैं छाट नहीं रही हूँ, बस सामने जो आ रहा है वो बढ़ती जा रही है। उम्र दराज मुसाफिर की चंद हिदायतें, इसका शीर्षक है। कविता और रिश्तों में कभी पैबंद साजी और रफूगिरी नहीं की जाती। कविता और रिश्तों में कभी पैबंद साजी और रफूगिरी नहीं की जाती, हृदय उड़ेल दिया जाता है। दूध और तेल की तरह नपना से नाप कर तोल कर नहीं दिया जाता। किसी से मिलने वाले प्यार व दोस्ती को दर्जी के फीते से नापा नहीं जाता। चौहद्दी तय करके सपने नहीं देखे जाते, उसूलों के सौदे नहीं किए जाते। वायदे आंखें छलछला ही आए बेसाख्ता, तो छिपाना नहीं, लेकिन अपने आंसुओं को हमेशा कविता और यादों की धरोहर मान बचाए रख। भावुकता प्रकट करने और शब्दों के इस्तेमाल में किफायतशारी बरतना और चाहे अनंत कष्ट उठा लेना, रौरव नर्क की यातना भी भुगत लेना, लेकिन विचारहीन उल्लास को अपना शरण मत बनाना। खोए हुए प्यार, टूट चुकी दोस्तियों, बीत चुके दिनों और वापस लौट चुके हम सफरों की वापसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती। जीत की गारंटी लेकर युद्ध नहीं लड़े जाते, खोजी यात्राओं के मुहूर्त नहीं निकलवाए जाते, जिंदगी की किताब की कभी जिल्दसाजी नहीं की जाती, उम्र के दिन गिनकर नहीं बिताए जाते, मौत का इंतजार नहीं किया जाता, प्यार का हिसाब नहीं किया जाता, क्रांतियों का टाइम टेबल नहीं बनाया जाता। बहुत अच्छा। अगली अखरोट बन गई, अखरोट बन गई, इतनी भावुक न बन सकी कि मिट्टी के ढेले की तरह पानी पड़ते ही भरा कर पसर जाओ। जूही और हर श्रृंगार पसंद है, पर एक कठिन कठोर दुनिया में उतना नाजुक बनना कभी भाया नहीं। केंचुए की तरह विनम्रता पूर्वक रहना सीख न सकी, पराजय कातर कातर होना नहीं सिखा सके। शरणागति की जगह मृत्यु का विकल्प ही हरदम आता रहा। बेजान है रेवान पत्थर की तरह पानी की चोट चुपचाप झेलते रहने का धीरज नहीं पैदा कर सकी। शीर्षासन और शवासन करने का कौशल साधना असंभव बना रहा मेरे लिए। इतनी नाट्य कुशलता आई भी नहीं कि मौके की नजाकत भाकर अपनी पसंदगी को चुप्पी या कूटनीति से ढक सकूं। चलना तो इन्हीं बीहड़ और खोजी राह पर है जीवन पर्यंत, लेकिन पैरों में जो बंधे हैं अराजकता और काहिली और लद्दड़पन के पुरातन पठारों के पत्थर, उन्हें खोल कर खून और पसीने की खौलती नदी में विसर्जित कर देने की चाहत है, जो कमबख्त अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। अगली कविता है, वसीयतनामा लिखने जैसी कुछ गुफ्तगू। जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे मेरी सारी कमजोरियों और बुराइयों के साथ याद करना। जब मैं नहीं रहूंगी तो मुझे मेरी सारी कमजोरियों और बुराइयों के साथ याद करना, अगर फिर भी कुछ याद रखने लायक पाना। और शोर और समारोह के साथ नहीं, बस चुपचाप या कुछ सामूहिक उदासी चिंताओं, पराजयों और निरुपायता के दिनों में याद करना। हालांकि याद करने का रिश्ता कुछ सीखने और प्रेरणा लेने से होता है। हालांकि याद करने का रिश्ता कुछ सीखने और प्रेरणा लेने से होता है, और इस मायने में
जीते जी जो कुछ खास न दे सके, वे मरकर भी कुछ अजब गजब भला क्या कर पाएंगे। कोई मूर्ति या स्मारक या याद करने का कोई खास दिन नहीं। बस अगर कोई बात होगी याद करने लायक, तो शायद मेरी कविताओं में हो। उन्हें अगर शिद्दत से तलब महसूस हो तो कभी कभार पढ़ लेना, और उस स्त्री के बारे में थोड़ी देर कुछ बातें कर लेना जो कूपमंडूकता और क्षुद्रता के अंधेरे से लड़ते और कई बार हारते हुए भी बाहर निकल ही आई अंततः गत्वा, लेकिन दिल पे भी कुछ स्याह धब्बे लिए रही, अतीत की बर्थ मार्क जैसी निशानियों की तरफ। फिर भी अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पराजयों के बावजूद कभी घुटने नहीं टेके। विफलताओं ने मुझे निराश या विपथगामी नहीं बनाया। कुटिल प्रपंची मुझसे हमेशा ही डरते रहे और मेरे विरुद्ध साजिशें करते रहे, और अपना साहस और अपने हृदय की तरलता मैंने कभी नहीं खोई। अपने उन सपनों की तरह जिन्हें यथार्थ में बदलने के लिए जिंदगी बेहद छोटी थी। मुझे मेरी पीढ़ी के अधिकांश सच्चे इंसानों की तरह जब याद करना, तो एकदम यथार्थवादी तरीके से हमारी सारी कमजोरियों और मामूलीपन के साथ याद करना, लेकिन हमारे समय के गैर मामूली अंधेरे को भी याद रखना, और उस पुरातन प्राच्य अंधेरे को भी जिससे बाहर आने की कोशिश में ही हमारे जैसे बहुतों ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तमाम कर दिया। और ये कविता है साहित्य मंडी का व्यावसायिक सहकार। जब खत्म करना होगा मिथिलेश जी बता दीजिएगा मुझे, ठीक है म्यूट है आप। मैं कह रहा हूँ कि तय समय से अभी 15 मिनट पहले हैं। आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही आप, है। आप आपकी और इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? नहीं, क्या नहीं साफ नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चलिए साफ आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है, बीच बीच में हैंग हो जा रहा है। कोई नहीं, आप पहले पढ़ें, पढ़िए। साहित्य मंडी का व्यावसायिक संगार। कौशल और मगध दोनों ही जगह विचारों की घनघोर कमी है, और किस्सों और गप्पों का भंडार है। कौशल और मगध दोनों ही जगह विचारों की कमी है, किस्सों और गप्पों का भंडार है। दोनों एक दूसरे की फकुट सुहाती बतिया रहे हैं। सुंदर शब्दों की जलेबी पक रही है भावुकता की लिसलिसी चाशनी में, और विचारहीनता की यह प्राच्य पुरातन जुगलबंदी नया इतिहास रच रही है। देवगण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यक्षों गंधर्वों गंधर्वों किन्नरों की अहो ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज रही हैं। साहित्य का यह सहकार दरअसल व्यावसायिक लेन देन का हेतुक है। कौशल आज बेचता है मगध का रेशम, कल बदले में मगध बेचेगा कौशल का कद्दू, जिसके बने पेठे बिकेंगे हस्तिनापुर से लेकर मौर्य साम्राज्य के सुदूर विस्तार तक। यह विचारहीन परस्पर हितकारी सहकार अभी टिकेगा, और मूर्खों मूर्खों मतिमंदों से भरे बाजार में यही ऊंचे भाव पर बिकेगा। सुंदर सजी धजी विचारहीनता ही आज के ग्लोबल लोकल साहित्यिक बौद्धिक बाजार में सबसे अधिक बिकती है। सुंदर सजी धजी विचारहीनता ही आज के ग्लोबल लोकल साहित्यिक बौद्धिक बाजार में सबसे अधिक बिकती है, और सभी जानते हैं हमारे इस समय का बीज मंत्र, जो बिकेगा वही टिकेगा। अगली कविता है, इतना न खो बैठो खुद को कि जब दशकों बाद कोई लौटा हुआ मुसाफिर
तुम्हें अपनी बूढ़ी कांपती खरखराती आवाज में वह गीत सुनाए जो कभी तुम्हारे दिल के सबसे करीब हुआ करता था। इतना न खो बैठो खुद को कि जब दशकों बाद कोई लौटा हुआ मुसाफिर तुम्हें अपनी बूढ़ी कांपती खरखराती आवाज में वह गीत सुनाए जो कभी तुम्हारे दिल के सबसे करीब हुआ करता था, तो तुम्हें उसके शब्द तो दूर धुन तक याद ना आए। जब जिंदगी की शाम ढल रही होती है तो कुछ चीजों को भूल जाना वक्त का उतना ही बड़ा श्राप होता है जितना कुछ चीजों को ना भूल पाना। अगली कविता है, मैंने कोई क्रम नहीं बनाया तो जो सामने है बस पढ़ते जा रही हूँ। अगली कविता है, इस बर्बर फासिस्ट हंसी को पहचान। यह कई वर्षों तक हंसता रहा। यह हत्यारा एक बार 1992 में हंसा और फिर रुक रुक कर कई वर्षों हंसता रहा। 2002 में गुजरात में इसने अट्ठास किया। 2002 में गुजरात में इसने अट्ठास किया और फिर पूरे देश में वो बरसों उसकी अनुगूंजों के साथ रुक रुक कर खून की बारिश होती रही। 2002 में गुजरात में इसने अट्ठास किया और फिर पूरे देश में बरसों उसी अनुगूंजों के साथ रुक रुक कर खून की बारिश होती रही। पिछले 7 वर्षों से, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, अहरनिश हंस रहा है हत्यारा अपने पूरे गिरोह के साथ और पूरे देश में यहाँ वहां लगातार लोगों का शिकार हो रहा है। कहीं मचान बांधकर, कहीं हाका लगाकर, कहीं घात लगाकर, कहीं दूर तक दौड़ाकर, घेर कर और थका कर, कहीं जंगलों में आग लगाकर और कहीं मैदानों में जहर मिला खाना यहाँ वहां बिखेर कर। अब तो गलियों और सड़कों पर जगह जगह खून के चहबच्चे हैं और नदियों में लाशें बह रही हैं। अब तो गलियों और सड़कों पर जगह जगह खून के चहबच्चे हैं और नदियों में लाशें बह रही हैं। हत्यारा इसी तरह हंसता रहा तो पूरा देश शमशान बन जाएगा। हत्यारा इसी तरह हंसता रहा तो पूरा देश शमशान बन जाएगा, जिसमें यहाँ वहां सिर्फ आदमखोर भेड़ियों के झुंड घूमते नजर आएंगे। जैसे भी हो, जैसे भी हो, इस हंसी को रोकना होगा। सभी हत्यारे मंसूबों का दम घोटना होगा। अत्याचारों, अनाचारों, दुराचारों, नरसंहारों, मतलब ये अगली कविता है उसकी। दुराचारों, असत्य और छटपट से भरी इस अंधेरे समय में शब्दों में इतना छल भर गया और सत्ता के साथ दुर्ग संधि कर चुकी कला इतनी मायावनी हो चुकी है कि बेहद सीधे साधे शब्दों में की जाने वाली राग विराग, दुख सुख, उम्मीदों और मायूसियों आदि की बेहद मामूली और आम फहम बातें भी दुनिया की सबसे सुंदर और हृदय स्पर्शी कविता लगने लगी। इससे अधिक निष्ठुर मानव द्रोही समय भला और क्या हो सकता है कि बहुतेरे सहृदय और पद खातर लोग सोचते हैं कि काश कम से कम मरने के लिए तो नसीब हो जाए उसे नितांत एकांत, जहां सिर्फ जिंदगी हो और कोई ड्रामा ना हो। हत्यारे समय के अंधेरे में धुली हुई निर्ममता और कपट और स्वार्थपरता का सरल तरल हृदय वाले भविष्य के नागरिक सिर्फ एक बात, इस एक बात से किसी हद तक अनुमान लगा सकेंगे कि इतिहास के इस अमानुष अमानुष दौर में अगर कोई व्यक्ति किसी से उसकी तबीयत का हाल पूछता है और उसे लगता है कि सामने वाला सच में ईमानदारी से उसका हाल पूछ रहा है और उसके पूछने में कोई स्वार्थ, कूटनीति या महज औपचारिकता नहीं है, तो उसकी आंखें भर आती हैं और गला रुंध जाता है। अगली कविता है,
दिल की जिस गहराई से हम कहते हैं अलविदा, दिल की जिस गहराई से हम कहते हैं अलविदा, उसी गहराई से प्यार करना सीखने में खप जाता है पूरा जीवन। उतनी ही गहराई से प्यार करना सीखने में खप जाता है पूरा जीवन। दर्द खटबदाते रहते हैं गंधक के सोते की तरह, दर्द खटबदाते रहते हैं गंधक के सोते की तरह, और दिल खोल कर रख देने के लिए कमबख्त एक घोड़ा तक नहीं होता। अगली कविता है, आओ मेरे उर्वर एकांत, आओ मेरे उर्वर एकांत, मुखौटों के इस मादक विचारहीन आनंदोत्सव से खींच कर मुझे बाहर निकालो और सृजन के प्रदेश की ओर ले चलो। आओ मेरे उर्वर एकांत, मुखौटों के इस मादक विचारहीन आनंदोत्सव से खींचकर मुझे और सृजन के प्रदेश की ओर ले चलो। मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ और उन सारी बातों को बोधगम्य सुंदर और प्रभावी अभिव्यक्तियों में ढालना चाहती हूँ जो मुझे इस धरती के तमाम जिंदा लोगों से और भविष्य के नागरिकों से करनी है। एक और पढ़ रहे बस, कितना टाइम रह गया है मतलब जी? दो और पढ़े। एक छोटी पढ़ती है, दोनों ही छोटी है। अब हाँ ये ठीक कविता है। है जी, जी बताइए। म्यूट। दो कविताएं और पढ़ें, ये मैं ठीक है, कह रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये अगली कविता है, जिया हुआ पीछे छूट जाता है स्मृतियां साथ चलती हैं, जिया हुआ पीछे छूट जाता है स्मृतियां साथ चलती हैं, सपने रूप बदल कर आते रहते हैं, प्यार लौट लौट कर दस्तक देता है और कविता भी, प्यार लौट लौट कर दस्तक देता है और कविता भी, यात्रा जारी रहती है और जीवन के भूदृश्य बदलते रहते हैं। जल्दी ही हम उस प्रदेश में प्रविष्ट हो जाते हैं जहां मृत्यु किसी अंधे मोड़ पर घात लगाए बैठी होती है। और ये अंतिम कविता। अब यह बात तो मैं मरने के ऐन पहले ही तफसील से बताऊंगी कि कैसे मैंने यह जाना किसी हद तक कि यह जिंदगी साली बड़ी प्यारी चीज है। अब यह बात तो मैं मरने के ऐन पहले ही तफसील से बताऊंगी कि कैसे मैंने यह जाना कि यह साली बड़ी प्यारी चीज है। वो तो जो ज्यादा खिलाफियों और सही वक्त पर फैसला को न मानने की आदत पर पर्दा डालने के लिए जिंदगी को एक कुटी चीज बताते रहे। जीने का मसला एक अहम मसला है, जीने का मसला एक अहम मसला है जो संजीदगी हिम्मत सलीका और इंसानियत से बेइंतहा प्यार करने और उम्मीदों का दामन कभी न छोड़ने और सपने देखने की आदत बनाए रखने की मांग करता है। एक और पढ़ें। अक्सर इस बात को समझने में जिंदगी का बड़ा और कई बार अक्सर इस बात को समझने में जिंदगी का बड़ा हिस्सा और कई बार तो पूरी जिंदगी ही खर्च हो जाती है और हमारे पास सुनाने के लिए एक भी दिलचस्प कहानी नहीं रह जाती। एक और पढ़ दें। हाँ एक और पढ़िए। अच्छा कुछ पुरानी कविता। कविता का शीर्षक है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। ये आखिरी स्वागत है है। जी। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, ये गुरु प्रथम में लिखी गई कविता है। जी एक पढ़ रहे हैं। गुरु ने कहा, पहली भिक्षा अन्न की लाना गांव नगर के पास न जाना।
गुरु ने कहा, पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गांव नगर के पास न जाना, लाई में कटिया के बाद झरे हुए दानों को खेतों से मांग कर गौरैया बन दिन दिन भर चुनती रही, गुरु की भूख मिटाई। गुरु ने कहा, दूसरी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना। गुरु ने कहा, दूसरी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पास न जाना। स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरी बूंदे पीती रही, सीपी बन संजोती रही। उसमें भीतर का नमक घुलता रहा, सारा खारापन उलिसती रही, लगातार आत्मा से बाहर। कामना की सारी मिठास सजोकर गुरु की प्यास बुझाई। गुरु ने कहा, तीसरी भिक्षा नींद की लाना, सुख आराम के पास न जाना। गुरु ने कहा, तीसरी भिक्षा नींद की लाना, सुख आराम के पास न जाना। मखमल के गद्दे सी बिछ गई, कोहरे के फाहों से तकिया बनाया, आसमान का चंदोवा ताना, पलकों चौथी भिक्षा में सेवा लाना, तर्क प्रश्न के पास न जाना। आंख कान मूंद कर सोचना भी छोड़कर सेवा जो की गुरु की, तो ऐसी की कि तीनों लोकों के स्वामियों के सिंहासन हिल उठे। देवों के हृदय ईर्ष्या में धधक उठी, गुरु को खुश किया। तब फिर गुरु ने कहा, अंतिम भिक्षा प्रेम की लाना, हृदय चीर कर उसे दिखाना। तब फिर गुरु ने कहा, अंतिम भिक्षा प्रेम की लाना, हृदय चीर कर उसे दिखाना। हे ईश्वर, यह कैसा अनर्थ, क्या छिपा न रह सकेगा यह मेरा एकमात्र रहस्य। गुरुवर, यह जो मैंने आपकी भूख प्यास मिटाई, सुख आराम की नींद दी, उनसे सेवा की, यही तो है एक स्त्री का प्रेम निष्ठ। गुरु लेकिन ताड़ चुके थे मेरा स्वांग, सदियों से जो छिपा रखी थी आखिरी उम्मीद और अपना अंतिम अमोघ अस्त्र भी, उसे छीनने के लिए गुरु झपटे। मुझे दबोच कर तेज चाकू से उन्होंने मेरी छाती चीर दी, पर जड़ीभूत हो गए हुए परम आश्चर्य से, वह मेरा हृदय न पा गए। वाह, बहुत क्या थी वह सेवा, वह निष्ठा, वह लगन, वह श्रद्धा, आखिर क्या थी? क्या थी वह सेवा, वह निष्ठा, वह लगन, वह श्रद्धा, आखिर क्या थी? क्रिया चरित्र नहीं जान सके गुरु, स्त्री को नहीं पहचान सके। प्रेम का स्वांग तो ताड़ गए, पर प्रेम न पा सके गुरु, तड़पते रहे लगातार उसे पाने को। दीक्षा तो अधूरी रही मेरी, लेकिन प्रतिशोध पूरा हुआ। वाह, तपस्या व्यर्थ हुई मेरी, पर गुरु की भी। मुक्त नहीं हो सकी मैं, पर गुरु भी संदेह की आग और प्यार की प्यास में जलते रहे, घूमते रहे, पकते रहे, सीखते रहे, धुआते रहे, झुलसते रहे, और उनकी आत्मा राख होती रही। और तमाम सारी तरक्कियों के बावजूद दुनिया बद से बदतर होती रही। वाह। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कात्यायनी जी को। ये आज की गोष्ठी शुरू हुई उनके एक विचारोत्तेजक वक्तव्य से। ऐसा लग रहा था कि हम जनसभा में बैठे हैं और कात्यायनी जी हमें समझा रही थी कि तुम फांसीवाद के चपेट में आ चुके हो। फांसीवाद तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हर चीज में प्रवेश कर चुका है, और अब ये समय आ गया है कि तुम खुलकर बोलो कि इस फांसीवाद से अपने को बचाना है, देश को बचाना है, लोगों को बचाना है। ये वक्तव्य सुनकर ही आप उत्तेजित हो जाएंगे, अपने अंदर कुछ बदलाव पाएंगे।
उसके बाद हमने कात्यायनी जी की कई कविताएं सुनी। एक बात तो है कि वर्षों पहले जो कात्यायनी जी थी, आज भी वही है। वही विचारों को लेकर के संजीदा, सचेत और निमग्न, जरा सा भी विचार से हटने वाली बात है ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कात्यायनी जी का वक्तव्य और उनकी कविताएं पसंद आएंगी। इस उम्मीद के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आप लोग सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। नमस्कार। चलिए, नमस्ते।